अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स। नावल है लाल हवेली पार्ट 1। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। मोरे, मुझे आगे पढ़ना है। आप प्लीज़ बाबा साईं और लाला से बात करें ना। शहर नादिया शाह के पास आकर बैठती बोली, जो मुलाजमाओं से सर्दियों के कपड़े तरतीब से अपनी अलमारी में सेट करवा रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुराई, मगर उसकी बात पर उनकी मुस्कुराहट सिमटी। सहर, आप जानती हैं ना, आपके बाबा साईं और लाला ने सख्ती से मना कर रखा है कि आप कॉलेज से आगे हरगिज़ नहीं पढ़ेंगी। तो इस जिद का मकसद? वो संजीदगी से बोली तो सहर ने मुंह बसोरा। मोरे, आगे बढ़ना मेरा शौक है। प्लीज़ आप एक दफ़ा बात करें तो सही, नहीं तो मैं खुद बात करूंगी, लाला से भी और बाबा साईं से भी। वो रोनी सूरत बनाकर बोली तो नादिया शाह ने उसे घूरा। मैं उनसे बात करके डांट नहीं सुनना चाहती, और ना ही आप उनसे बात करेंगी। आपके बाबा नाराज़ होंगे इस तरह। खानदान की बाकी बच्चियां भी तो खामोशी से घर ही बैठी हैं। बच्चे, आप भी अब घरदारी में दिल लगाओ, भूल जाओ इस पढ़ाई को। वो उसे समझाती हुई बोली तो उसने उनके गिर्द बाजू लिपटाए। प्लीज़ मोरे, आप मेरी प्यारी मोरे है ना, बस एक दफ़ा आप बाबा साईं से बात कर लें। हज़ारों लड़कियां पढ़ती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मैं कोई अनोखी तो नहीं हूँ। वो होंठ बाहर निकाल कर बोली तो नादिया शाह ने फिक्रमंदी से उसे देखा। वो बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, मगर अपने खानदान की रवायात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। अच्छा ठीक है, मैं आपके बाबा से बात करूंगी। मुझे यकीन है आपको इजाज़त हरगिज़ नहीं मिलने वाली, मगर आपकी खातिर मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। वो मोहब्बत से उसे देखती मुस्कुरा कर बोली तो उसका चेहरा चमक उठा। थैंक यू सो मच मोरे। मुझे पता था मेरी मोरे बहुत अच्छी हैं, मुझे इनकार नहीं करेंगी। वो खुशी से बोली तो उन्होंने दिल ही दिल में माशाल्लाह बोला था। इस वक्त वो बेहद प्यारी लग रही थी कि उन्हें खौफ महसूस हुआ था कि उसे कहीं उनकी ही नज़र ना लग जाए। अच्छा अब आप जाएं, मुझे काम करवाने हैं। उनकी बात पर वो सर हिलाकर नीचे की तरफ बढ़ी। मैंने बात की थी तुम सबसे कि जल्द ही मन्नत और सिलार शाह का निकाह करके सादगी से रुखसती कर दी जाएगी। आगा साईं की भारी आवाज़ ने लाउंज में खामोशी सी फ़िज़ा कायम की थी। बाबा साईं, मैं तो इसी वक्त आपके फ़ैसले पर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर चुका हूँ। सलमान शाह ने अपने पीछे खड़े नूर शाह के हाथ से पानी का गिलास थामते संजीदगी से कहा। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं आपके इस फ़ैसले से। आप जब चाहें हमें बता दीजिएगा, हम तैयार हैं। मुराद शाह की बात पर आगा साईं ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे बच्चियों की शादी ब्याह के मामले में देरी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मन्नत के बड़े होने की खातिर अभी इसी के बारे में फ़ैसला किया है। सलार शाह से मैं खुद बात कर लूँगा, और मुझे यकीन है वो मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। आगा साईं कहते हुए उठकर मर्दान खाने की तरफ बढ़े। पीछे नादिया और नूर शाह भी यूं ही बुत बनी अपने शोहरों के पीछे खड़ी थी। उनके खानदान में औरत के लिए कानून था कि जब शोहर काम से घर आए तो बीवी सारे कामकाज छोड़कर उसके पास खड़ी हो जाए। वो दोनों अब अपने शोहरों के उठने का इंतजार कर रही थी ताकि खुद भी यहाँ से हिल सकें। आखिरकार जब मुराद शाह सोफे से उठे और अपनी शाल नादिया शाह की तरफ बढ़ाई तो वो तीर की तेजी से उनके करीब, शाल उनके हाथ से थाम कर उनके दोनों कंधों पर फैलाई तो वो कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे सलमान शाह भी उठकर अपने कमरे की जानिब आए तो दोनों लंबे सांस लेती एक सोफे पर आ बैठी। मन्नत से बात की थी आपने? नूर बेगम के सवाल नादिया शाह ने नफी में सर हिलाया। मुराद साईं ने कहा था कि वो खुद बात करेंगे मन्नत से, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। नादिया शाह की बात पर नूर बेगम ने सर हिलाया। दिख नहीं रही दोनों कहाँ हैं? नूर बेगम ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा, खाना खाकर सो गई थी। आप जानती तो हैं अमान को उनका देर तक जागना पसंद नहीं। उनके जवाब पर नूर बेगम ने सर हिला दिया। फिर कुछ देर बाद दोनों ही उठकर अपने कमरे की जानिब चली आई थी। नादिया शाह अपने कमरे में आई तो मुराद शाह बेड क्राउन से बैठे टेक लगाए फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने गौर से अपने शोहर को देखा था। उनकी शादी को 32 साल हो गए थे। मगर आज तक उन्होंने कभी भी मुराद शाह को गैर संजीदा नहीं देखा था। सिर्फ वो ही नहीं, उनके खानदान के तमाम मर्द ही बेहद सख्त और संजीदा रहने के आदी थे। हालांकि उनकी बेटियां बहुत मासूम चंचल थी, मगर वो भी जानती थी कि हमारी शरारतें मजाक सिर्फ बाप भाइयों की गैर मौजूदगी तक ही होने चाहिए। वो दरवाज़ा बंद करती बेड के पास आकर खड़ी हुई तो मुराद शाह ने आंखों से उन्हें बैठने का इशारा किया। वो समझ चुके थे कि वो कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि जब भी नादिया शाह को कुछ कहना होता था वो हमेशा यूं ही उनके करीब आकर बैठती थी, और मुराद साहिब को समझ जाते थे कि उन्हें कोई बात करनी है। वो अब नज़रें झुकाए उनके घुटनों के पास बैठी उनकी कॉल ख़त्म होने का इंतजार कर रही थी। दिल खौफ से कपकपा भी रहा था, मगर बेटी से किया गया वादा भी तो पूरा करना था। हालांकि वो इस बात से वाकिफ थी कि सहर को पढ़ाई की इजाज़त कभी नहीं मिलेगी, उल्टा उनकी भी बेइज्जती होगी। कुछ देर बाद मुराद शाह ने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और सीधे हो, कहीं कुछ कहना है आपको? वो बोली तो नादिया शाह ने बमुश्किल नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा, जहां संजीदगी के अलावा कोई तासुर नहीं था।
जी शासाइन दरअसल वो सहर ज़िद कर रही थी कि उन्हें आगे पढ़ना है, तो मुझे आपसे कहना था कि आप उन्हें पढ़ने की इजाज़त दे दें। वो लड़खड़ाती हुई बोली, मगर नज़रें नीचे ही थीं। उनकी बात मुराद शाह को बेहद नागवार गुज़री तो उन्होंने सख्त नज़रों से उसे देखा था। नादिया, आप जानती हैं ना, हमारे ख़ानदान के कुछ कानून हैं, कुछ रवायात हैं। एक मुनासिब हद तक हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनमें शऊर आ सके। आप जानती हैं गाँव में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और मसलन हम उन्हें शहर भेज भी दें तो वहाँ लड़के लड़कियाँ साथ ही पढ़ते हैं। हम अपनी बेटियाँ यूँ दूसरे शहर भेजकर अपनी इज़्ज़त पर नाम नहीं आने देना चाहते। पढ़ाई के बाद कोई जॉब वगैरह तो करनी नहीं, दोनों ने फिर मकसद इतना दूर जाकर तालीम हासिल करने का। हानिया भी तो कॉलेज के आगे नहीं पढ़ी, अब देखें माशाल्लाह किस तरह अपने घर में खुशबाश हैं और मन्नत की भी शादी हो रही है इंशाअल्लाह। बाकी रही सहर तो जल्द ही उनके लिए कोई भी मुनासिब सा रिश्ता देखकर उनका भी बंदोबस्त करते हैं। आप मेरी जानिब से सहर को इनकार कर दीजिएगा, ये बात हरगिज़ हरगिज़ मुनासिब नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, अगर ये बात बाबा साईं या अमान को पता चली तो वो दोनों बहुत नाराज़ होंगे, इसलिए आप दोनों खामोश। मुराद शाह ने उन्हें तफसील से समझाया तो वो खामोश हो गई। जी बेहतर, मैं सहर को समझा दूंगी, वो कहती उठकर अपनी तरफ आई और लेट गई। मुराद शाह भी अपनी साइड लेटे और दोनों पर कंबल लिया। शाह साईं, शादी के बाद सलार मन्नत को हवेली में ही रखेंगे, शहर वाले बंगले में लेकर जाएंगे, वो फिक्रमंदी से बोली तो मुराद शाह ने उनकी तरफ देखा। हमें बस बेटी रुखसत करनी है, आगे उसके शोहर की मर्जी, कहाँ रखे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो संजीदगी से बोले तो नादिया शाह ने दुख से उन्हें देखा, कितने कठोर थे वो जानती थी कि उनकी मजीद कोई बात भी उन्हें गुस्सा दिला सकती है, मगर वो बेटी की परेशानी से दोबारा उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। आपको लगता है एक माँ के लिए इतना आसान होता है अपनी औलाद को खुद से दूर कर देना? 19 साल संभाला है मैंने अपनी बच्ची को, अब यूँ लापरवाह नहीं हो सकती। उनकी बात पर मुराद शाह ने आंखें मूंद ली। आप पहली माँ नहीं है नादिया, ये दस्तूर दुनिया है कि बेटी पराई होती है, आप भी इस बात को कबूल कर लें। और वो कहते हुए करवट बदल गई तो नादिया शाह ने उन्हें घूर कर देखा। चलो पीठ पीछे तो घूर ही सकती थी। फिर वो दोबारा उठी, कमरे से बाहर निकली तो मुराद शाह ने आंखें खोलकर बंद दरवाजे को देखा। वो जानते थे वो अब सहर और मन्नत को प्यार करने गई होंगी। वो हमेशा रात को यूं ही उनके सोने के बाद उठकर उन दोनों के पास जाती थी और उन पर कुछ आयात पढ़कर फूंकती थी। वो दोनों को लेकर बेहद जज्बाती थी, उनकी जान थी अपनी बेटियों में। अमान से भी वो बेहद मोहब्बत करती थी, मगर उन दोनों से उन्हें ज़्यादा दिल लगी थी। अमान शाह तो वक्त कम होने की वजह से उनसे कम कम ही मिलता था, मगर वो दोनों सारा दिन उनके सर पर सवार रहती थी। नादिया शाह को अपनी तरबियत पर बहुत फ़ख्र था, उनके तीनों बच्चे एक से बढ़कर एक थे। अब भी मन्नत को खुद से अलग करने का सोचकर उनकी तबीयत खराब सी होने लगी थी। वो आहिस्ता से उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में लाइट ऑन थी क्योंकि सहर को लाइट ऑफ करके सोने से खौफ। वो बेड के करीब आई तो वो दोनों कंबल में छुपी गहरी नींद में सोई हुई थी। नादिया शाह पहले सहर की तरफ आई, कंबल उसके मुंह से उतारा तो उन्होंने बेसाख्ता माशाअल्लाह बोला था। वो नींद में भी क़यामत ढा रही थी। घनी पलकें गुलाबी रुखसारों पर बिछी बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके गुलाबी नर्मो नाजुक होंठ इस कदर खूबसूरत लग रहे थे जैसे खिलता हुआ गुलाब हो। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी चूमी, फिर पीछे होकर उसके बाल समेटे जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसके बाद वो उस पर कंबल ठीक करती दूसरी जानिब आई, जहाँ मन्नत पाँव से सीने तक कंबल में छुपी आंखें बंद किए नींद की वादियों में गुम थी। वो भी बेहद मासूम लग रही थी। वो दोनों इस कदर नाजुक थीं कि तकिए पर मुंह रखने से ही दोनों के रुखसार सुर्ख हुए पड़े थे। नादिया शाह ने झुककर उसकी पेशानी चूमी तो वो हल्का सा कसमसा कर दोबारा सीधी होकर लेट गई। मेरी शहजादियाँ, वो मोहब्बत से बोली, फिर उनके पास रखे सोफे पर बैठकर आयात पढ़ने लगी। आयात उन पर फूंक कर वो कमरे की हालत ठीक करती, आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करती अपने कमरे। मुराद शाह अब सो चुके थे तो वो भी आंखें बंद कर गई थी। ये है लाल हवेली जो कलरकहार के करीब एक बड़े से गांव में मुकीम है। ये हवेली अपने नाम की ही तरह सुर्ख है। इसकी तमीर इसहाक शाह ने करवाई थी। ये गांव तकरीबन मुकम्मल इसहाक शाह की जागीर थी, मगर उन्हें गुजरे 30 साल हो रहे हैं, इसलिए अब ये गांव उनके इकलौते फर्जंद अदनान शाह की जागीर है। अदनान शाह की बीवी का इंतकाल हो चुका है, जबकि उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे सुलेमान शाह हैं, जिनकी शादी बी जान ने खुद अपनी मर्जी से नूर बेगम से करवाई। अब उनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा सलार शाह, और अब सलार शाह 29 साल का हो चुका है और अब वो शहर में असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब करता है। उन्हें ख़ानदानी तौर पर भी कोई कमी नहीं थी, मगर सलार शाह की ख्वाहिश थी कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बने, इसलिए उसकी बात मान ली गई थी। वो ज़्यादातर गांव ही होता था क्योंकि गांव से कुछ फासले पर ही उसका पुलिस स्टेशन, तो वो आराम से ड्राइव करके आधे घंटे में ही वहां पहुंच सकता था। मगर कभी किसी केस की सूरत हाल ख़राब होती तो वो शहर में मौजूद अपने बंगले में रह लिया करता था।
कुछ दिनों से ही उसका कोई अहम केस चल रहा था, इसलिए वो 2 हफ्तों से हवेली नहीं आया था। पर्सनैलिटी की बात की जाए तो सलार शाह जैसा मुकम्मल मर्द ढूंढना नामुश्किल ही था। उसकी जिसामत बेहद परफेक्ट थी। लंबा कद, चौड़ा सीना, मजबूत बाजू, बेशक वो बहुत पुरकशिश जिसामत का मालिक था। उसके ब्लैक घने बाल हर वक्त जेल से सेट रहते थे, और अगर कभी वो हवेली में अपनी आम से हुलिये में घूम रहा होता तो उसके बाल माथे पर बिखरे हुए उसे बहुत हैंडसम बना देते थे। उसकी आंखें हेज़ल ब्राउन थी, जिनमें अलग ही चमक पाई जाती थी, और खड़ी मगरूर नाक जो उसके हुस्न को 4 चांद लगाती थी। उसके होंठ पिंक थे, मगर अब वो पीने लगा था तो होंठों के किनारे ब्राउन हो रहे थे, जो उसे मज़ीद पुरकशिश बनाते थे। हल्की बियर्ड और घनी मूछें और बिल्कुल परफेक्ट शख्स था, मगर उसमें गुस्सा बेहद शिद्दत से पाया जाता था। हवेली में भी सबकी कोशिश होती थी कि सलार शाह को गुस्सा नहीं आए, मगर जो कभी उसे गुस्सा आ जाता तो हवेली की दीवारें दहल उठती थी। वो भी हमेशा कोशिश करता था कि अपना गुस्सा पुलिस स्टेशन तक ही रखे, हवेली में नहीं लाए, मगर वो बेबस था कि वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसकी पर्सनैलिटी में अजब मकरूरपन सा था, जो लड़कियों को उसकी तरफ मज़ीद खींचता। जब वो अपने पुलिस यूनिफॉर्म में हवेली में दाखिल होता तो नादिया और नूर शाह तो उसकी नज़र उतार उतार कर यादी हो जाती। सलार शाह के बाद अल्लाह ने उन दोनों को हानिया की शक्ल में अपनी रहमत से नवाजा था। वो अब 24 साल की हो चुकी थी। वो भी ख़ानदानी हुस्न लेकर दुनिया में आई थी। बड़ी बड़ी जेट ब्लैक आंखें, घनी पलकें और घनी शेप आईब्रो, लंबे ब्लैक सिल्की बाल, मुनासिब कद काठ और जिसामत, सफ़ेद और गुलाबी रंगत, नॉर्मल नाक और गुलाबी बारीक होंठ। वो भी बेशक हुस्न का मुकम्मल पैकर थी। उसने एफएससी की थी, फिर तलीम को खैराबाद कह दिया था, क्योंकि उसके ख़ानदान के मर्द सिर्फ मर्दों के लिए ही ओपन माइंडेड थे, औरतों के लिए हरगिज़ नहीं। ख़ानदानी सैयद थे, औरत के लिए बेहद सख्त। फिर सुलेमान शाह से छोटी इकरा शाह थी, जिनकी शादी गांव के ही एक रईस खानदानी लड़के से हुई थी। अब उनका सिर्फ एक बेटा था, इफ्राहिम शाह, जो 28 साल का निहायत घटिया और गंदी नेचर और जहनीत का मालिक शख्स था। आखिर में मुराद शाह, जिसकी शादी नादिया शाह से की गई थी। उनका सबसे पहले बेटा हुआ, जिसका नाम अमान शाह रखा गया। वो अब 30 साल का है। शाह खानदान के बाकी अफराद की तरह वो भी अपना अलग ही चार्म रखता है। ऊंचा कद काठ, सुर्ख सफ़ेद रंगत, खड़ी ऊंची नाक, सुर्ख अनाबी होंठ और हल्की दाढ़ी, जबकि मूछें घनी ही थी। वो भी बेहद हैंडसम है। अमान शाह खानदानी बिजनेस ही देखता है। 5 माह पहले ही उसकी शादी उसकी मुकम्मल ख्वाहिश से हानिया शाह से हुई थी। अमान शाह को बचपन से ही वो डरपोक सी लड़की बेहद प्यारी लगी थी। उम्र के साथ साथ उसकी मोहब्बत बढ़ती ही गई थी। उसने आगा साईं से बात की और बगैर किसी मुश्किल के अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपनी दस्तरस में ले लिया था। अमान के बाद मन्नत है, जो 19 साल की निहायत प्यारी सी गुड़िया है। उसका रिश्ता आगा साईं के फैसले से सलार शाह से हो चुका है। वो अभी तक इस रिश्ते से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, जबकि ये रिश्ता खास तौर पर सलार शाह की ख्वाहिश से ही हुआ है। सलार को पता ही नहीं चला कि कब वो अपना दिल इस मोमी गुड़िया पर हार बैठा, मगर जब उसे अपने एहसासात का एहसास हुआ तो उसने बगैर किसी हिचकिचाहट से आगा साईं से बात की कि वो अपनी मोहब्बत को अपनी ज़ौजियत में लेना चाहता है। आगा साईं को इसका फैसला बेहद पसंद आया था। उनकी भी यही दिली ख्वाहिश थी कि घर की बच्चियां घर ही रहें। अब सबसे आखिर में उनकी बेटी सहर शाह है, जो खानदान की सबसे छोटी बेटी है। वो भी बेहद हसीन, मासूम सी नज़ाकत से भरपूर वो लड़की अब आगे पढ़ना चाहती है, जो मुमकिन ही नहीं। वो भी सिर्फ 17 साल की है और वो बहुत जोश खरोश से अपनी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन वो इस बात से नावाकिफ़ है कि जल्द ही किस्मत उसे एक आजमाइश में डालने वाली है। आज सलार शाह आ रहे हैं हवेली, तो मैं सोच रहा हूँ इसी हफ्ते हमें चाहिए कि अपना फ़र्ज़ निभा दिया जाए। आगा साईं ने संजीदगी से कहा तो सलमान और मुराद शाह ने उनकी बेहतर बाबा साईं, आप सलार से बात कर लीजिएगा। सलमान शाह ने अदब से कहा तो मुराद शाह ने भी इस बात में सर हिलाया। चलो मैं करता हूँ बात। मुराद, आप एक दफ़ा मन्नत से बात तो कर लें, बाद में अचानक इस खबर पर परेशान ना हो जाए। आगा साईं की बात पर मुराद साहिब ने इस बात में सर हिलाया। जी ज़रूर। वो बोले तो आगा साईं दोनों को खुदा हाफिज कहते मुलाजिम के साथ खेतों की तरफ बढ़ गए। पीछे वो दोनों भाई बातें करने लगे। अस्सलाम वालेकुम। सलार शाह की सहर अंगेज़ आवाज़ पर लाउंज में मौजूद तमाम अफराद ही पुरजोशी से उठ खड़े हुए। सबसे पहले आगा साईं ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया। उनके बाद वो अपने बाबा और चाचू से मिलने के बाद अमान शाह से मिला और फिर वह सबको फरामोश करता नूर बेगम तक आया और इन्हें खुद से लगाकर उनकी पेशानी पर बोसा। अब बाकी सब मर्द दोबारा बैठ चुके थे। जब उसकी नज़र कुछ ही फासले पर खड़ी उन तीनों पर गई तो उसका दिल धक धक करने लगा था। कैसी है मेरी गुड़िया? वो मोहब्बत से हानिया को सीने से लगाकर बोला था। वो मुस्कुराए। मैं ठीक लाला, वो आहिस्ता से बोला।
बोली तो सलार ने उसके साथ नजरें झुकाए खड़ी उन दोनों बहनों को देखा था। बेशक उन दोनों और उसकी एज में बहुत डिफरेंस था, मगर फिर भी वो दोनों कभी उससे ज्यादा फ्री नहीं हुई थी। आगे पीछे चाहे जो भी करें वो, सलार शाह ने कभी उन्हें कोई शरारत या इस किस्म का कुछ भी करते नहीं देखा था। वो एक नज़र मन्नत के चांद से चेहरे पर डालता वापस मुड़ा और अमान शाह के साथ बैठ गया। नादिया, बच्चों को लेकर ऊपर जाएं। आगा साई के इशारे पर मुराद शाह ने नादिया बेगम को मुखातिब करते हुए संजीदगी से कहा, तो वो इस बात में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो तीनों भी हैरान हुई कि उन्हें ऊपर क्यों भेजा जा रहा है। नादिया और नूर शाह के पीछे वो भी ऊपर की जानिब बढ़ी तो सलार ने हैरत से आगा साई को देखा। सलार, मुझे बात करनी है आपसे। आगा साई रौब से बोले तो सलार उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। हम आपकी शादी का सोच रहे हैं, सादगी से शादी होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसी हफ्ते का सोच रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? उनकी बात पर सलार ने चौंक कर उन्हें देखा था। उसके दादा साहब को तो उससे भी ज़्यादा जल्दी लगी थी उसकी शादी करने की। आगा साईं, मेरा एक अहम केस चल रहा है, 2-3 माह तो आराम से लग सकते हैं। वो संजीदगी से बोला तो सब ने उसे देखा। बेशक ये तो आपका शोभा है, चलता ही रहेगा। आप मन्नत को निकाह में ले लें और साथ शहर लेते जाएं। मैं अब जल्द से जल्द अपने पोते देखना चाहता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोले तो सलार शाह ने सर हिलाया। अभी तक तो मन्नत को बताया ही नहीं गया था और जहां तक वो उसे जानता था वो इसे बिल्कुल भाइयों जैसा समझती थी। अब जाने ये सब उसे कैसे समझाएंगे इतना जल्दी। आप भी बिजनेस से ज्यादा बीवी को टाइम दिया करें ताकि आगा साई की ख्वाहिश पूरी कर सके। सलार शाह ने पास बैठे अमान के कान के करीब झुकते सरगोशी में कहा, कुछ तो शर्म कर लो, सबके सामने ऐसी बातें करते। अमान शाह ने उसे शर्म दिलानी चाहिए तो जो इसमें हरगिज नहीं पाई जाती थी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। वो आंख दबाकर बोला तो अमान ने उसे घूर कर देखा, फिर रुख अपने बाबा की तरफ किया कि क्या क्या कुछ कह रहे थे। मन्नत, बच्चे आपको आपके बाबा साईं बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाएं। नादिया शाह ने उनके कमरे में दाखिल होकर कहा तो मन्नत जो भी बात लेकर आई थी और बालों को टॉवल से पूछ रही थी, उनकी बात पर हैरत ज़दा हुई, क्योंकि मुराद शाह ने जब भी अपने कमरे में बुलवाते थे कोई खास बात ही करनी होती थी। मोरे, कोई ज़रूरी बात है क्या? वो ताज्जुब से बोली तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते लाइल्मी का इजहार किया। ओके, आप चले, मैं दुपट्टा लेकर आती हूँ। वो मुस्कुराकर बोली तो नादिया शाह सर हिलाती कमरे से निकली। उनके जाते ही मन्नत दुपट्टा अच्छे से ओढ़ती बाहर निकली। सहर इस वक्त हानिया के रूम में गई थी। वो दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई तो वो एक सोफे पर मुराद शाह और नादिया शाह संजीदा से तासुरात लिए बैठे थे। जी बाबा साईं, आपने बुलाया? वो सिर झुकाती एहतराम से बोली तो मुराद शाह ने इस बात में सर हिलाते उसे सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। हम सब ने आपका रिश्ता सलार शाह से तय कर दिया है। उम्मीद है आपको कोई एतराज़ नहीं होगा, और अगर कोई मसला है तो आप मुझे भी बता दें। वो रौब से बोले थे, मगर उनके अल्फाज मन्नत पर हैरतों के पहाड़ तोड़ गए। क्या वो कभी ऐसा सोच भी सकती थी? वो तो उन्हें हमेशा अपने लाला जैसा समझती थी, और वो तो थे भी इंतहाई सख्त और गुस्से वाले। उसे तो उनसे बात किए भी काफ़ी महीने गुजर जाते थे, और बात होती भी तो सलाम तक ही महदूद रहती थी। उसकी आंखों में अचानक ही पानी जमा हुआ था। आज पहली दफ़ा उसके बाबा साईं ने उसकी राय जानना चाही थी तो वो भला कैसे इनकार करती। नहीं बाबा साईं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग यकीनन बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। वो नज़रें झुकाए बोली थी, मगर नादिया शाह उसके दिल का हाल जान चुकी थी। वो जानती थी कि उसके लिए ये सब मुश्किल है, मगर उन्हें अपनी बेटी के जवाब पर फ़ख्र महसूस हुआ था। यानी उसने आज भी अपनी माँ की तरबियत का मान रख लिया था। शाबाश, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। कुछ ही दिनों में आप दोनों का निकाह कर दिया जाएगा और आपको सलार शाह के साथ शहर जाना होगा। वो इनकी शाबाश पर बेहद खुश हुई थी, क्योंकि उसके बाबा को ज़्यादा बात बढ़ाने की आदत नहीं थी। तो उसे यही लगा था कि उसके फैसले की तारीफ हरगिज़ नहीं करेंगे। लेकिन उनकी अगली बात पर वो दुखी हुई थी, मगर फिर भी सर हिलाकर खामोश ही बैठी रही। अब आप जा सकती हैं। संजीदगी से बोले तो वो आहिस्ता से उठती बाहर निकल गई थी। उसके जाते ही नादिया शाह ने भी सोफे से उठने लगी थी, जब अचानक मुराद शाह ने उनका बाजू थाम लिया था। आप उनके पीछे नहीं जाएं, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। वो उनकी आंखों में देखते बोले तो उन्होंने सर हिलाया। शाह साईं, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, कम से कम उसे ये सब कबूल करने के लिए 1 महीना तो दें। वो एक हफ्ते में कैसे खुद को राजी करेगी? वो इल्तिजा करती हुई बोले तो मुराद शाह ने उनकी तरफ देखा। बाबा साईं का फैसला है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी 5 दिन है, आप उन्हें सब कुछ समझा दीजिएगा। वो कहते उठकर कमरे से बाहर निकल गए तो नादिया बेगम भी एक गहरा सांस भरती बेड तक सोने के लिए आई। मुराद शाह के साथ कुछ मेहमान आए हुए थे तो उन्होंने रात मर्दान खाने में ही रुकना था। मन्नत, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप मेरी भाभी बनने वाली हैं? इतनी क्यूट सी छोटी सी भाभी, हा हा हा। हानिया और सहर खुशी के मारे उनके कमरे में आई और हानिया ने पुरजोशी से कहा। उसकी बात पर और लहजे पर मन्नत ने नजरें चुकाई थी।
क्या हुआ मेरी प्यारी सी बहन, खुश नहीं है क्या? सहर उसके पास बैठे उसका हाथ थामकर मोहब्बत से बोली तो मन्नत ने बेबसी से उन दोनों को देखा। मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ये सब अचानक कैसे? वो दुख से कहती, आखिर में बात अधूरी छोड़ती फिर से चेहरा नीचे कर गई थी। मुझे पता है यार कि आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा, लेकिन अब वक्त है ना आपके पास, अब सोच लें। मेरी दफा भी तो आगा साई ने अचानक फैसला किया था। हानिया मोहब्बत से उसे समझाती हुई बोली तो उसने उसे देखा। मेरे लाला बहुत पोलाइट नेचर के हैं, जबकि आपके लाला तो कोई बहुत ही खड़ूस है। वो दुख से कहती इतनी मासूम लग रही थी कि सहर और हानिया जोर जोर से खिलखिलाए। अब हंस क्यों रहे हैं आप लोग? वो तंग आती बोली तो दोनों ने मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। उसका फुला हुआ मुंह देखकर दोनों दोबारा जोर जोर से हंसती। आराम से हंसे, साथ ही लाला का कमरा है, डांट पड़ जाएगी, मन्नत ने कहा तो फौरन दोनों की हंसी का स्टॉप लगा। अमान शाह को लड़कियों का ऊंचा बोलना और हंसना जहर लगता था, वो तीनों ही वाकिफ थे। मन्नत मोरे बता रही थी शादी के बाद आप शहर वाले बंगले चली जाएंगी, मतलब फुल प्राइवेसी। हो हानिया शोक लहजे में बोली तो मन्नत ने उसे घूरा। कुछ तो ख्याल करें, ये भी बच्ची है जिसके सामने आप ऐसी बातें कर रही हैं। मन्नत सहर की तरफ इशारा करती हुई बोली तो सहर ने नजरें इधर उधर दौड़ाते ऐसे शुरू किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। ओके भैया, मैं चलती हूँ। वैसे मैं ईमान से बात करूंगी, अमान से बात करूंगी कि कल हमें शॉपिंग पर ले जाएं। हानिया उठती हुई बोली तो सहर ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। उसके जाने के बाद मन्नत अचानक सहर के सीने से लगी। मैं बहुत परेशान हूँ सहर, अचानक ये सब कैसे हो गया? वो दुखी लहजे में बोली तो सहर भी अपनी बहन को दुखी देखकर रोने वाली हुई थी। जब उसका एक आंसू टूटकर मन्नत के कंधे पर गिरा तो मन्नत फौरन उसे अलग हुई। सहर, रोने की कोई बात नहीं है, अब आप ऐसे रोकर मुझे भी रुला दोगे। वो मुस्कुराती हुई बोली और फिर सहर के आंसू साफ किए। मन्नत, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वो दोबारा मन्नत के कंधे से लगती बोली तो वो भी नम आंखों से मुस्कुराए। अब मैं अपनी गुड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप परेशान नहीं हो, वो मोहब्बत से बोली। फिर उसने सहर का सर अपनी गोद में रखा और उससे बातें करने लगी। 1 घंटे बाद दोनों ही सो चुकी थी। मिल गई फुर्सत मेरी बीवी को कमरे में आने की। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मान मसनूई गुस्से से बोला तो वो मुस्कुराकर उसकी तरफ आए। दिल तो नहीं कर रहा था आपके पास आने का, मगर फिर आप पर रहम खाकर आ गए। वो बेड पर उसके पास बैठती हुई बोली तो अमान ने उसे खींच कर अपने ऊपर गिराया। मोहतरमा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझ पर रहम खाया, मगर मेरी तरफ से माजरत, मैं आज रात आप पर बिल्कुल रहम नहीं खा सकूंगा, वो मायनी खेजे से कहता। हानिया के होश उड़ा गया। उसने अमान से दूर होने की कोशिश की तो उसकी गिरफ्त मजीद सख्त हुई थी। आगा साई को बड़ी शिकायत है मुझसे कि मैंने अभी तक उन्हें पोते पोती नहीं दिए, वो मुस्कुराकर शरारत से बोला तो हानिया शर्म से सुर्ख पड़ गई। इसलिए आज से मैं आगा साई की शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वो बेबाकी से कहता उसकी तरफ देखने लगा जो दोनों हाथ सख्ती से उसके कंधों पर रखे उस पर लेटी थी। मुझे कपड़े चेंज करने हैं, वो उसकी बोलती नज़रों की ताब न लाते हुए नज़रें चुरा कर बोली। वो जानता भी था कि वो नाजुक जान उसकी शिद्दतें नहीं सह पाती थी, मगर वो भी खुद को काबू करने से कासिर था। कोई ज़रूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, सुबह एक दफ़ा ही कर लीजिएगा, अमान शाह ने कहते साथ ही उसके दुपट्टा गले से निकाल कर साइड पर रखा तो मजीद शर्माती बिल्कुल उसे चिपक गई ताकि वो उसके वजूद के रहनाइयाँ ना देख सके। हानिया, आप तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही हैं यार, वो शौकी से कहता उसे शर्मिंदा कर गया। वो नरमी से उस पर से हटती बेड पर करवट बदल कर लेट गई। अब वो गहरे गहरे सांस लेती खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी। अमान शाह ने मुस्कुरा कर उसके हिचकोले खाते वजूद को देखा। अमान को उसके शर्म हया बेहद अट्रैक्ट करता था। उसने भी करवट हानिया की तरफ ली और खिसक कर बिल्कुल इसके करीब हुआ। यार, अब तो हमारी शादी को 6 महीने होने वाले हैं, आप अभी भी आदी नहीं हुई, वो जानबूझकर उसे तंग करता बोला। अचानक अमान शाह के मजबूत हाथ का लम्स अपने पहलू पर पाते वो आंखें सख्ती से मीच गई। अमान, आपकी इन हरकतों की वजह से मुझे बहुत शर्म आती है, मैं सारा दिन आप को फेस नहीं कर पाती। उसने मासूमियत से अमान को अपनी परेशानी से आगाह किया तो अमान का दिल खोल कर हंसे, मगर वो हंसकर उसे मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। हानिया, इधर मेरी तरफ देखें तो सही चंदा, वो मोहब्बत से बोला तो हानिया ने हिचकिचाकर रुख उसकी तरफ किया, जबकि नजरें अभी भी बिल्कुल झुकी थी। एक तो दुपट्टा मौजूद ना होने की वजह से वो कंफ्यूज हो रही थी। दिन में तो बड़ी बहादुर बनी होती हैं आप, फिर रात को क्यों इतना शर्माती हैं मुझसे? वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता बोला तो उसने लबों पर ज़ुबान फेरते उन्हें तर्क किया। अब वो क्या कहती कि रात को आप जो इस कदर बेबाक हो जाते हैं? मुझे नहीं पता, वो कहती हुई अचानक से चेहरा तकिए में छुपा गई थी। अब उसकी पतली कमर अमान की बिल्कुल सामने थी। अमान शाह ने उसकी कमर को देखा तो उसे अचानक ही गुस्सा आया था, क्योंकि हानिया ने जो कमीज़ पहन रखी थी वो बेहद टाइट थी।
जिसकी वजह से उसकी कमर का बल भी बिल्कुल वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा था। अमान को लड़कियों की इस किस्म की ड्रेसिंग से शदीद नफ़रत थी। वो ये बात साफ लफ्ज़ों में हानिया को समझा चुका था। इसके बावजूद उसका ये ड्रेस देखकर अमान को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। हानिया उसकी नज़रों की तपश अपनी कमर पर पाती शिद्दत से कांप रही थी, जबकि तकिए को दोनों मुट्ठियों में सख्ती से दबोच रखा था। ये क्या बेहुदा किस्म की ड्रेसिंग की हुई है आपने? वो शदीद गुस्से से चीखा तो हानिया अचानक ही सीधी हुई थी। अमान के सख्त तासुरात देखकर उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो अमान, ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी, मगर अब मैं पहले से थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ, इसलिए ये टाइट हो गई है, नहीं तो पहले ये बिल्कुल ठीक थी। उसने लड़खड़ाते हुए अपनी वजाहत पेश की, जिस पर अमान शदीद मजीद तप गया। अगर आप जानती हैं कि ये ड्रेस अब आपको फिट नहीं तो आपने इसे पहना ही क्यों, और वो भी सबके सामने पूरा दिन आप इसी ड्रेस में घूमती रही हैं। हानिया, आपको जरा एहसास है? वो उसे गुस्से से घूरता ऊंची आवाज में बोला तो हानिया ने निचला होंठ दांतों में दबाया। मैंने अच्छे से दुपट्टा ले रखा था, वो आहिस्ता आवाज में मुनमुनाई तो अमान ने मुझसे मजीद घूरा। हम इस बात से तो मैं अच्छे से वाकिफ हूँ कि आप दुपट्टा कितना अच्छे से लेती हैं। उसने मीठी सी आवाज में तंज किया तो हानिया ने नजरें चुराई। आइंदा नहीं पहनूंगी, वो नजरें चुकाए आहिस्ता से बोली। अभी भी कोई कसर रह गई है इसमें पहनने वाली? उसके तंज पर वो उसकी तरफ देखने लगी। आइंदा मैं आपको इस किस्म के लिबास में हरगिज़ ना देखूं, और अगर कभी मैंने देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। वो उसे खामोश देकर बोला, फिर अचानक उसे सीधा करके उसे खुद से लगा गया। जबकि उसकी इतनी डांट के बाद इस हरकत पर हाने ने गुस्से से उसे देखा। मैं जानती हूँ आपसे बुरा कोई है भी नहीं, वो उसके सीने में मौजूद बटनों से खेलती बोली तो अमान मुस्कुरा दिया। अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए, मगर बीवी हो यार, अभी तो मैंने अपना बुरापन आपको दिखाया ही कहाँ है। किसी दिन मैं बुरा बन गया ना तो आप फिर अपनी खैर मनाइएगा, अमान संजीदगी से सुलगते लहजे में बोला। और फिर सारी रात उस नाजुक जान ने अमान की शिद्दतें, गुस्सा, थकावट सब कुछ अपनी मुंह में वजूद पर सहा था। सुबह ही उसकी जान बख्शी हुई थी तो वो भी खुदा का शुक्र करती आंखें मूंद गई। साकिब शाह का फोन आया था कुछ दिन पहले। अजमल का इंतकाल हो गया है। आगा साईं ने खाने की टेबल पर बैठते मुराद शाह को मुखातिब किया और उन्हें अपने किसी अजीज की मौत का बताया था। ओह, यूं अचानक कैसे? वो हैरत से बोले। उन्हें ये बात सुनकर दुख हुआ था। अचानक ही रात को दिल में दर्द सा उठा। उसे भी वो लोग कुछ करते कि वो मौके पर ही इंतकाल कर गया। अल्लाह जन्नत में आला मकाम दे उन्हें। मेरे ख्याल से हमें नाश्ते के बाद चलना चाहिए। नादिया और नूर, आप भी तैयार हो जाएं, सब साथ चलेंगे। मुराद शाह की बात पर दोनों ने सर हिलाया था, जबकि बाकी सब खामोश बैठे थे। टेबल पर इस वक्त सिवाय मन्नत के सब मौजूद थे। नादिया और नूर ही नहीं, हानिया भी हमारे साथ चलेंगी। अब लोग इन्हें अमान शाह की बीवी के हैसियत से जानते हैं, तो अमान शाह की बीवी को गांव के तमाम खुशी या गम के मौके पर मौजूद होना चाहिए। इसलिए आज से आप लोग जहां भी जाएंगे, हानिया आपके साथ जाया करेगी। आगा साईं की बात पर हानिया ने बुरा सा मुंह बनाया था। वो इतनी गैदरिंग में जाने से कन्फ्यूज हो जाया करती थी, मगर वो जानती थी ये अब उसकी जिम्मेदारी है कि गांव के हर दुख सुख में उसे शरीक होना था। जी बाबा साईं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सलमान शाह ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मन्नत कहाँ है? नाश्ते पर क्यों नहीं आई? मुराद शाह नादिर शाह की तरफ देखते सवालिया अंदाज में बोले। वो उनकी जरा तबीयत नासाज थी, इसलिए आराम कर रही है। उनके जवाब पर सब फिक्रमंद हुए। क्या हुआ मन्नत की तबीयत को? नूर शाह परेशानी से बोली तो नादिया शाह ने सबसे नजरें चुराई थी। मुराद शाह ने एक गहरी नजर उन पर डाली तो उन्हें अंदाजा हो गया था कि मन्नत को क्या हुआ है। पता नहीं भाभी, वो इधर उधर देखती हुई बोली। फिर सबने खामोशी से नाश्ता खत्म किया। नादिया कमरे में आई, मुझे कपड़े निकाल कर दें, मुराद शाह कहते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़े तो नादिया भी उनके पीछे आई। वो कमरे में आई तो सामने ही मुराद साहब खड़े उंगली से पेशानी मसल रहे थे। क्या हुआ शाह साईं, आपकी तबीयत तो ठीक है? वो परेशानी से उनके करीब आती बोली तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। नादिया यहाँ बैठे। उन्होंने सोफे की जानिब इशारा किया तो वह हैरान सी होती बैठ गई। कुछ सोचने के बाद वो खुद भी उनके साथ आकर बैठे। मैं मन्नत का वालिद हूँ। हमारे ख़ानदान के बच्चे अपने वालिद से ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते। मैंने भी कभी अपनी बेटियों की अलग अहमियत नहीं दी, इसलिए मैं बगैर किसी तरद्दुद के इस रात मन्नत को उनके रिश्ते का बता दिया था। मैं चाहता तो ये बात उनसे करने के लिए आपसे भी कह सकता था, मगर क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे इनकार नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने ये बात उनसे खुद कही थी। और मुझे नाज है अपनी बेटी पर, जिन्होंने मेरे फैसले का मान रखा। वो मुझसे ज़्यादा फ्री नहीं है तो मुझसे कुछ शेयर नहीं करती, और सहरा भी बच्ची है तो वो उनसे भी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मगर नादिया, आप उनकी माँ हैं, आप जाएं और उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाएं।
उन्हें कहें कि सलार उनके लिए बेहतरीन है। मुझे तो यही लगता है कि वो बहुत नाजुक दिल है, इसलिए इस बात की दिमाग पर सवार कर लिया और इसी वजह से बीमार हो गई है। आप साकिब साहब के घर से वापस आते ही उनके पास जाएं और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, ताकि वो आपके साथ खुलकर अपनी हर बात कर सके। वो उन्हें समझाते उनकी तरफ देखने लगे थे, जहाँ उनके चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। वो तो हमेशा यही समझती थी कि उनके शौहर उनके बेटों से बिल्कुल गाफिल रहते हैं, मगर आज उनकी मन्नत के लिए इस कदर फिक्र देखकर नादिया शाह को सुकून मिला था। जी, मैं बात करूँगी मन्नत से। दरअसल उन्हें आपके फ़ैसले पर कोई शक या मसला नहीं है, वो सिर्फ़ हम सबसे अलग होना कबूल नहीं कर पा रहे। मैं उन्हें समझाऊँगी कि वो आती-जाती रहा करेंगी। उन्होंने कहा तो मुराद शाह उठ खड़े हुए थे। आप जल्दी से तैयार हो जाएँ, फिर हम चलें। वो कहते हुए कमरे से निकल गए तो नादिया बेगम भी मुस्कुराकर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। सहर बेटे, हम सब कहीं किसी की इयादत के लिए जा रहे हैं। घर में सिर्फ आप, सलार और मन्नत ही होंगे। अभी तो सलार हमारे साथ चलेंगे, मगर वो जल्द घर आ जाएंगे, क्योंकि आप दोनों घर में अकेली हो। आपने मन्नत का बहुत ख्याल रखना है। मेरी जान, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? नादिया शाह चादर अच्छे से अपने गिर लपेट कर सहर को मुखातिब करती हुई बोली। वो अब हवेली से निकलने ही लगी थी जब उन्होंने मुलाजमा को कहकर सहर को बुलवाया था, ताकि उसे सब कुछ बता सके। मोरे, आप लोग कब तक आएंगे? उसने सवाल किया तो नादिया शाह ने उसे देखा। ये तो आपके बाबा साईं को पता बच्चे, जब वो कहेंगे हम लोग उठ आएंगे। वो उसे समझाती हुई उसके करीब आई और उसकी पेशानी चूमकर जल्दी से उनके कमरे में गई। सामने बेड पर मन्नत आंखें मूंदे लेटी थी। कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की? वो उस पर झुकती बोली तो उसने आंखें खोली। बेहतर हो, वो आहिस्ता से बोली तो उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और बाहर आ गई। कुछ देर बाद वो सिर्फ हवेली से निकल गए थे। वो जाते वक्त तमाम मुलाजमों को भी छुट्टी दे गए थे, क्योंकि घर में सिर्फ वो दोनों मौजूद थी। सहर कमरे में आई तो मन्नत गहरी नींद सो चुकी थी। वो उस पर कंबल ठीक करती, दरवाज़ा बंद करके नीचे लाउंज में आ गई। वो सोफे पर बैठी यूं ही सोचों में गुम थी, जब लाउंज के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। इतना जल्दी आ गए सलार लाला? वो हैरान होती दरवाजे तक आई थी। सहर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने मौजूद शख्स को देखकर उसके तासरात में भी बेजारी होकर आई थी। उसे बेशक अपनी फूफो से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करती थी, मगर उनके उस नीच बेटे से उसे शदीद नफरत सी थी। जब कभी भी सहर उनके घर जाती या वो खुद यहाँ आता, हमेशा ही वो बदतमीजी से उसे घूरता रहता था। कभी कभी तो इफ्राहिम उसका हाथ भी थाम लेता था। हालांकि उनकी हवेली में वो लोग कि किसी से भी इतना फ्रैंक नहीं थी, मगर वो तो था ही बेलिहाज सा। सहर की कोशिश होती थी कि वो उसके सामने तो हरगिज नहीं जाए, मगर कभी कभार दावतों पर मुलाकात हो ही जाया करती थी। तब भी सहर को ये खटका सा लगा रहता था कि कहीं अमान, सलार या बाबा साई में से कोई देख ना ले। क्या हुआ, अंदर नहीं बुलाओगी? वो खबासत से मुस्कुराकर बोला तो सहर का दिल किया कि उसका मुंह तोड़ दे। एक तो उसे बोलने की तमीज़ नहीं थी, उसकी हवेली में तो सब आप जनाब कहकर बात करते थे, मगर ये शख्स हमेशा तुम ही लगाए रखता था। नहीं, दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि घर में कोई मौजूद नहीं है, सभी किसी फौतगी पे गए हुए हैं, तो आप शाम में आ जाइएगा। सहर ने नरमी से उसे इनकार कर दिया था। वो हरगिज़ इस घटिया इंसान को हवेली में दाखिल नहीं होने देना चाहती थी, वो भी तब जब वो और मन्नत अकेली थी। तुम भी ना, मैं कोई गैर हूँ जो सबकी गैर मौजूदगी में अंदर नहीं आ सकता। मेरी अम्मी का भी इतना ही हक है इस हवेली पर जितना तुम्हारे बाबा का। वो बदतमीजी से बोला तो सहर ने ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने का इशारा किया। आप यहाँ बैठे, मैं रूम में जा रही हूँ, आपका जब दिल करे चले जाइएगा। वो उसकी नज़रों में गंदगी देखकर ही परेशान हो गई थी। बेशक वो अभी सिर्फ 17 वर्ष की थी, मगर मर्द की नज़रें हवस तो आराम से पहचान अपने लिए हवस लिए तो आराम से पहचान ही सकती थी। इसलिए उसने इफ्राहिम को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, क्या करना है रूम में जाकर? आओ मुझे कंपनी दो, जानती हो ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ यहाँ। वो बेबाकी से कहता उसकी तरफ बढ़ा। आज तो वैसे भी मैं स्पेशल तुम्ही से मिलने आया हूँ। मैं जानता था सब हवेली में मौजूद नहीं है, मगर मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, तो सोचा मौका अच्छा है तुमसे बात कर लूँ। उसकी बकवास पर सहर ने कदम पीछे की जानिब बढ़ाए। देखिए इफ्राहिम भाई, आप अभी यहाँ से जाएं। मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसके पास जाना है। वो मुश्किल ही बोली थी। आराम से मेरी बात मान लोगे तो चला जाऊंगा, वो धमकी अमेज लहजे में बोला तो सहर का दिल धक धक करने लगा। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, तो प्लीज़ आप मुझे कुछ मत कहें। वो सामने फूफो का रूम है, जाकर आराम कर ले। वो सामने वाले कमरे की तरफ इशारा करती हुई बोली तो इफ्राहिम ने तंजिया मुस्कुराकर उसे देखा। तुम भी साथ चलो ना, मिलकर आराम करते हैं। वो दोबारा अपने घटिया अंदाज में कहता। आप बिल्कुल उसके करीब आकर रुका। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अभी के अभी निकले यहाँ से, वरना मैं बाबा साई को कॉल कर दूंगी। वो उसकी बकवास पर गुस्से से बोली तो उसने अचानक ही उसका बाजू सख्ती से दबोचा।
हिम्मत है तुम में किसी को कॉल करके बताने की तो कर लो। वो कहता उसे घसीट कर एक गेस्ट रूम की तरफ लाया। शहर के नाजुक जान खुद उसको उससे छुड़वा ही नहीं पा रही थी। मन्नत मन्नत वो जोर जोर से चलाई थी ताकि मन्नत सुन सके, मगर शायद उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की वजह से उसकी चीखों पुकार वो नहीं सुन पा रही थी। खामोश रहो, सिर्फ बात करने आया हूँ, आराम से सुन लो, कुछ नहीं होगा। वो उसे बेड पर बिठाकर आहिस्ता आवाज़ में बोला तो शहर ने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए थे। मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो, मैं तो अम्मी से बात करता हूँ, वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे तो चुपचाप रजामंदी दे देना, नहीं तो मुझे मनाना अच्छे से आता है। वो इजहार भी कर रहा था तो धमकी के साथ। उसकी बात मुकम्मल होते ही शहर का हाथ उठा था और उसके गाल पर जोर से लगा था। आपको जरा बराबर शर्म नहीं आई मुझसे ये बात करते हुए? अपनी एज देखे और मेरी भी। मैं आपको अपना भाई कहती ही नहीं मानती भी हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपने दिलो दिमाग से ये गंदगी निकाल दें। वो गुस्से से कह तो गई थी, मगर जब अचानक उसने गौर से इब्राहिम के तासुरात देखे तो उसे सही मानों में उससे खौफ महसूस हुआ था। ऐसी की तैसी तेरी तो। प्यार से पूछ क्या लिया मैंने, तो तू खुद को कुछ और ही समझने लगी है। अभी बताता हूँ तुझे कि मैं तेरा लगता क्या हूँ। वो बदतमीजी से बोला और तेजी से उसको बेड पर पीछे की तरफ धक्का दिया। इब्राहिम भाई छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दें। वो चीखती हुई बोली थी, मगर उस पर तो शैतान ही सवार था। ना मेरी जान, भला अब क्यों छोड़ू तुम्हें, फिर कौन सा हाथ आना है तुमने। वो कहते साथ में उस पर झकने लगा था जब अचानक शहर ने साइड टेबल से आवाज उठाया और जोर से उसके सर पर दे मारा। तेरी। वो अब जोर से सर को जकड़ा से गालियां बकने लगा था, मगर शहर तेजी से बेड से उठी थी। इब्राहिम ने उसे पकड़ने की खातिर हाथ बढ़ाया तो उसका दुपट्टा गले से निकलकर उसके हाथ में रह गया। शहर अंधाधुंध भागती मेन डोर की तरफ आई। उसने दरवाज़ा खोला ही था कि सामने ही सलार शाह को देखते हुए तेजी से उसके सीने से लगी थी। वो अब उसके गिर सख्ती से बाजू लपेटे इसके सीने में छुपने की कोशिश कर रही थी। उसके आंसू और उसके वजूद की कपकपाहट महसूस करके सलार को खटका सा हुआ। सहर, आप ऐसे रो क्यों रही हैं बच्चे, क्या हुआ है आपको? सलार ने उसकी कमर थपथपाते हुए नरमी से बोला था, मगर तभी उसकी नज़र पीछे से आते इब्राहिम शाह पर गई। उसके सर से खून और हाथों में सहर का दुपट्टा देखकर सलार को फौरन मामला समझ आया था। वो झटके से रोती धोती सहर को खुद से अलग करता इब्राहिम तक आया, जो अब उसे देखकर खौफजदा हो चुका था। सलार दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ ना हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो खुद को कंट्रोल हरगिज नहीं कर पाएगा। वो ये भी भूल जाएगा कि ये इंसान उसकी फूफो का इकलौता बेटा है। सलार शाह के लिए घर की इज्जत से बढ़कर अपनी जान भी नहीं थी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? उसके सामने रुक कर बोला तो इब्राहिम ने पीछे खड़ी सहर को देखा जो अब कपकपा रही थी। वो तुम इसी से पूछो, इसी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। मैं यहाँ आया तो तुम सब थे ही नहीं, फिर ये मेरा हाथ। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, सलार का जोरदार मुक्का उसके जबड़े में लगा था। तभी उन सब के शोर से मन्नत उठकर सीढ़ियों की जानिब आई थी, लेकिन नीचे का मंजर देखकर उसकी हालत कैर हुई थी। सलार को इब्राहिम पर यूं बरसते और अपनी प्यारी सी गुड़िया को यूं रोते तड़पते देख मन्नत तेजी से नीचे आई। वो सहर के पास पहुंचकर उसे शिद्दत से खुद में भेज गई तो वो मजीद टूट के बिखरी। तुम में जरा गैरत नहीं है? अपने घर की इज्जत पर बुरी नजर रखते हुए तो तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए था इब्राहिम शाह, मगर अफसोस तुम नहीं मरे, तो मजबूरन अब ये काम मुझे करना होगा। सलार उसका गिरेबान पकड़कर जोर से चिल्लाया था। गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। मन्नत जो अभी तक मामले से अनजान थी, सलार की धार ने उसके 14 तबक रोशन किए थे। सलार ने कहते साथ ही अपनी जीन्स की जेब से अपना वेपन निकाल कर लोड किया ही था कि मन्नत भाग कर उस तक आई और वेपन उसके हाथ से खींच कर नीचे फेंका। प्लीज़ आप ऐसे मत करें, खुदारा इन्हें इस वक्त बस यहाँ से निकाल दें। वो खुद भी रोती हुई उसका बाजू पकड़ कर इल्तिजा करती बोली। तो सलार ने सुर्ख नज़रों से इसे देखा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद आज पहली दफ़ा मन्नत ने उसे छुआ था। उसके नरमों नाजुक उंगलियों का लम्स सलार के गुस्से को हल्का हल्का जाहिल कर रहा था, मगर दोबारा जब उसे इब्राहिम की हरकत याद आई तो वो मन्नत को नरमे से थाम कर उसे पीछे करता उसकी तरफ बढ़ा, जब सर को पकड़े नीचे बैठा था। मन्नत ने एक नज़र नीचे ज़मीन पर पड़े सहर के दुपट्टे को देखा, फिर आगे बढ़कर उसे उठाकर सहर की जानिब बढ़ी। उसके बाद सलार शाह ने उसे धनक कर रख दिया, जो वो बिल्कुल आदमुआ हो गया था। तो मन्नत रोते हुए, हाँ ये क्या वर्ड है, उसके बाद सलार शाह ने उसे धन कर रख दिया। जब वो बिल्कुल आधमुआ हो गया तो मन्नत ने रोते हुए मुश्किल ही सलार को ज़बरदस्ती उससे अलग किया। वो भी मौका पाता लड़खड़ाकर भागता हवेली से निकल गया था। वो दोनों अब शहर की जानिब आए थे, जो हिचकियों से रो रही थी। पानी लाएं। सलार शहर के गिर्द बाजू लपेटता मन्नत से बोला तो वो फौरन किचन की तरफ भागी। वो उसे एक सोफे के पास लाया और नरमी से उसे उस पर बिठा दिया। ये ले चंदा, पानी पिए। मन्नत भी उसकी दूसरी तरफ बैठती पानी का गिलास उसके होंठों से लगा गई थी। शहर ने बमुश्किल एक घूंट ही भरा और गिलास को परे धकेल दिया।
गुड़िया बस आगा साई को आने दे एक मरतबा, इस खबीस का तो हवेली से पत्ता ही कटवाता हूँ मैं। सलार उसकी तरफ देखता बोला तो सहर ने तड़प कर उनकी जानिब देखा। नहीं लाला प्लीज़, आप दोनों किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज़, वो रोती हुई बोली। तो सलार ने दुख से उसे देखा। वो उसकी हालत भी समझ सकता था। एक लड़की कभी भी अपने लिए सब सुन या बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ओके, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप भी अब रोना बंद करें, मन्नत उसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत से बोली। तो सहर ने सर हिलाया था। वो पहले ही सलार से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अगर बाबा साई, आगा साई या अमान शाह को पता चल जाता तो वो शर्म से ज़मीन में गड़ कर रह जाती। आप इन्हें रूम में ले जाएं और कोई सुकून आवर मेडिसिन दे दें। मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप दोनों बेफिक्र रहें। सलार मन्नत से मुखातिब हुआ तो वो उठ खड़ी हुई और साथ सहर को भी सहारा देकर उठाया। फिर वो दोनों ऊपर की तरफ बढ़ी तो सलार ने भी सोफे की बैक से टेक लगाई और आंखें मूंद गया था। वो लोग असर के करीब वापस आए थे। तब तक सलार भी अपने कमरे में जा चुका था। मन्नत और सहर भी अपने कमरे में सो चुकी थी। सहर दुख और रोने की वजह से बेहद चकरा रही थी तो मन्नत ने ज़बरदस्ती उसे नींद की गोलियां देकर सुला दिया था। फिर वो खुद भी उसके साथ लेट गई थी क्योंकि उसकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सहर की वजह से वो भी काफ़ी परेशान थी। सलार का सहर को यूं प्यार देना मन्नत को बहुत अच्छा लगा था। जो भी हुआ, अपना खून तो अपना ही होता है। बच्चों को उठा दें, खाना खा लें, वो भी मालूम नहीं दोपहर में कुछ खाया भी होगा तीनों ने या नहीं। सब लोग डाइनिंग पर बैठे थे जब आगा साईं खाना सर्व करते नूर बेगम से मुखातिब हुए। जी बाबा साईं, आप लोग शुरू करें, मैं उन्हें देखती हूँ, वो कहती हुई ऊपर की तरफ आई। पहले वो सलार के कमरे में गई तो वो स्टडी में मौजूद कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। उसे पैगाम देकर वो मन्नत और सहर के कमरे में आई तो दोनों कंबल में लिपटी गहरी नींद में सोई हुई थी। सहर, मन्नत, बच्चे उठे, डिनर के लिए आए। वो करीब आकर बुलंद आवाज में बोली। कुछ ही देर बाद वो दोनों को जगा चुकी थी। ये आप दोनों की आंखों को क्या हुआ है? लग रहा है रोती रही हैं दोनों। वो उनकी सूजी आंखें देखकर फिक्रमंदी से बोली। तो मन्नत ने एक नज़र सहर को देखा, फिर इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। नहीं ताई अम्मी, वो दरअसल हम दोनों काफ़ी देर से सो रही थी, इसलिए अब आंखें ऐसी हो गई हैं। आप परेशान मत हो और नीचे चले, हम अभी आते हैं। वो बोली तो नूर शाह भी सर असबात में सर हिलाते हुए ने जल्दी आने का कहकर कमरे से निकल गई। चंदा कुछ नहीं होगा, आप क्यों इतनी टेंस हो रही हैं? अब आप अगर इसी तरह खामोश और परेशान सी बनी रहेंगी तो सबको शक हो जाएगा। अब आप जाकर फेस वॉश करें, फिर हम नीचे चलेंगे। मन्नत सहर का खौफ से फक चेहरा देखकर नरमी से बोली। मन्नत, अगर सलार लाला ने किसी को कुछ बता दिया तो मैं क्या करूंगी? वो दोबारा से दुखी होती बोली। तो मन्नत ने उसका हाथ पकड़कर सुलाया। मैं जानती हूँ उन्हें, वो किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, आप बेफिक्र रहें और अब जाएं वॉशरूम जल्दी से, मन्नत ने उसे समझाते हुए कहा। तो वो अपना दुपट्टा उठाकर वॉशरूम में चली गई। पीछे मन्नत ने भी अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ा और सबको देने के लिए जवाब सोचने लगी। वह जानती थी अगर जो सलार शाह ने वाकई ही किसी को कुछ कह दिया तो सहर ने तो रोना शुरू हो जाना था। जी मोरे, आपको कोई काम था क्या? कुछ देर पहले ही सलार शाह की मुलाजिम ने पैगाम दिया था कि उसे नूर शाह बुला रही हैं, इसलिए वो फौरन अपने सारे काम एक तरफ रखता उनके कमरे में आया था। उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो अलमारी से जेवरात के बॉक्सेस निकाल कर बेड पर रख रही थी। हाँ बेटा आप बैठे, मैं ज़रा ये जेवरात निकालो, फिर आपसे बात करनी है मुझे, उसे देखकर नरमी से बोली। तो सलार भी सर हिलाकर एक सोफे पर टांग चढ़ाए बैठ गया। कुछ देर बाद ही नूर शाह अपना काम मुकम्मल करके उसके करीब आ बैठी तो वो उसके गिर्द अपना बाजू फैलाता उन्हें अपने हसार में ले गया। मुझे आपसे कहना था कि अब शादी का दिन करीब है, बिल्कुल, और आप मुझे आपसे कहना था कि अब शादी के दिन करीब है बिल्कुल, और आपके बाबा साईं ने तो सख्ती से मना कर दिया है कि कोई फंक्शन वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल सादगी से निकाह और रुखसती कर दी जाएगी। मगर बच्चों के कुछ ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं जो हम यूँ रद्द नहीं कर सकते। मैं तो एक बेबस और बेज़रर औरत होने की हैसियत से इस हवेली में कोई बात नहीं कर सकती, मगर आप मर्द हैं और मेरे बेटे भी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आज कल आप इन तीनों को कहीं शॉपिंग पर लेते जाएं। तीनों निकाह के कपड़े जूते ले लेंगी, और वैसे भी मन्नत की तबीयत आजकल थोड़ी अपसेट है, वो भी फ्रेश हो जाएगी। उन्होंने सलार को देखती तफसील से अपनी बात मुकम्मल की तो सलार ने उन्हें देखा। आई एम सॉरी मोरिम, लेकिन उनका बाहर जाने के हक में मैं भी नहीं हूँ। आप कपड़े वगैरह के लिए परेशान नहीं हो, मैंने एक डिज़ाइनर से बात कर ली है, वो कल ही अपनी तमाम कलेक्शन हवेली लाएंगी, तो आप लोग पसंद कर लीजिएगा, सलार शाह ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। कहते ही सारा मसला हल कर दिया तो नूर शाह भी मुस्कुरा दी। अपनी छोटी सी नाजुक सी गुड़िया आपके हवाले कर रहे हैं सलार, आपने उनका बहुत ख्याल रखना है, वो मोहब्बत से उसके कंधे पर सर रखती हुई बोली। सलार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी।
आपको कोई शक है मुझ पर तो बता दें। वो मुस्कुरा कर बोला तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे अपने बेटे पर कोई शक नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे सलार औरत की इज्जत करना अच्छे से जानते हैं। वो पुरयकीन लहजे में बोली तो सलार उठ खड़ा हुआ। उनकी पेशानी चूम कर वो उन्हें खुदा हाफिज कहता उनके कमरे से बाहर निकला। उसे आगा साई ने मर्दान खाने में बुलाया था तो वो तेज़ी से राहदारी पर चलता, साथ साथ मोबाइल पर टाइपिंग कर रहा था। वो तेज़ी से चलता अचानक किसी मोमी वजूद से टकराया और उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर गिरा। मन्नत अभी चीख मार कर गिरती कि सलार शाह ने अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से लगाया था। रिलैक्स, वो उसकी कमर थपथपाते हुए नरमी से बोला। मन्नत जो उसके कंधों पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी, उसे अचानक अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो झटके से उससे अलग हुई थी। जी तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।